पोलैंड यूरोप का वो देश जिसके एक तरफ जर्मनी है और दूसरी तरफ रशिया। जर्मनी और रशिया बहुत पहले से ही अटैक करने के लिए जाने जाते रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब आपने देखा हुआ है। इसके अलावा मुश्किल ये भी थी कि पोलैंड पर वो अटैक अक्सर इसलिए किया करते कि जब भी कभी उनके अपने देश में पॉलिटिकल इशू आ जाता या फिर इकोनॉमी डूबने लगती तो पोलैंड पर अटैक करके उसको लूटने की कोशिश करते। क्या पोलैंड ने अपनी हिफाजत का इंतजाम नहीं किया? जरूर किया। उनके पास आर्मी भी थी, लेकिन वो आर्मी इतनी बड़ी नहीं थी और उनके पास में इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी नहीं थे। सबसे बढ़कर बात यह है कि पोलैंड एक प्लेन देश, सीधा समतल मैदान है जहां बहुत सारी खेती बाड़ी हुआ करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए स्विट्जरलैंड, यहाँ बहुत सारी पहाड़ियां हैं। तो इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने कभी भी स्विट्जरलैंड पर अटैक करके उसको कैप्चर करने की कोशिश नहीं की। खर्च बहुत ज्यादा होगा, बदले में मिलेगा कुछ भी नहीं। लेकिन पोलैंड के साथ ऐसा नहीं था। अटैक किया जाए तो आपको किसानों से लूटने के लिए बहुत कुछ मिलता था, तो वो ये किया करते। खैर, सरकारें जो करती तो करती, लेकिन जो वहां के आसपास में बसे हुए कबीले थे वो भी इस काम को कर लिया करते। कभी भी पोलैंड चले जाए, चाहे वो रशियन हो चाहे जर्मन हो, और वहां से लूट कर सामान ले आया जाए। अब पोलैंड में जो मोनार्की थी, राजाओं का राज था, वो तो काफी पहले खत्म हो गया था। लेकिन उस वक्त के जो जमींदार थे, जिनको कि लैंडलॉर्ड कहा जाता था, वो बड़े पावरफुल हुआ करते। उनकी अपनी आर्मी भी हुआ करती। आगे चल के जब पोलैंड के अंदर में डेमोक्रेसी आई और सरकार को ये लगा कि आपको डिफेंस पे बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो उन्होंने इन जमींदारों को कहा कि भाई ठीक है, आप अपनी आर्मी अपने पास में रख सकते, उसका मेंटेनेंस कीजिए, लेकिन जब भी कभी नेशन के ऊपर, देश के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है, आपको आर्मी देनी पड़ेगी। इससे उनके दोहरे जो एम थे वो सॉल्व हो गए। एक तो एक उनको जमींदारों की हिफाजत करने की जरूरत नहीं, वो एक दूसरे की मदद करके अपनी हिफाजत आप कर लिया करते, क्योंकि जमींदारों में बहुत कुछ मिलाकर ऐसे यूनिटी भी थी, तो वो तो काम चल जाता। दूसरा ये कि फिर देश को इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करने की जरूरत नहीं, तो इससे पोलैंड खेती बाड़ी करके जो प्रोग्रेस थी वो करता चला जाता। अब पोलिश ट्रेडिशन में एक और मशहूर फ्रेज थी, रिटायरमेंट फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से रिटायर्ड हो जाना, जिंदगी को गुड बाय कह देना। इसके लिए कुछ प्रोसेस ऐसा हुआ करता था कि एक बड़ा सा कुछ कमरा वगैरह बना होता और जिसको जिंदगी से रिटायरमेंट लेनी होती, उस कमरे के अंदर वो चला जाता और जब 2-3 दिन के बाद उसको खोल कर देखा जाता उस कमरे को, तो फिर उसकी वहां मौत हो चुकी होती। यह तो ऊपर से कहने की बात थी, अंदर से बात कुछ और थी। मामला कुछ ये हुआ करता था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते, जो जमींदार होते, जिनके पास पावरफुल आर्मी होती, वो कभी कभी बड़े ज्यादा स्ट्रांग हो जाते। और खैर, पहले तो राजा हुआ करते थे, बाद में तो जैसे बताया वहां डेमोक्रेसी आ गई और गवर्नमेंट बन गई। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में इन जमींदारों की एम्बिशन बढ़ जाती, कभी कभी वो बगावत भी कर देते। अब जाहिर सी बात है, आपने बगावत तो कर दी, लेकिन क्या आप पूरे पोलैंड को, पूरे राजा की आर्मी को या गवर्नमेंट की आर्मी को हरा पाओगे? ऐसा तो नहीं होता है ना, तो वो मुश्किल हो जाती। मगर वहां की गवर्नमेंट या जो राजा होते, वो दोनों ही बड़े समझदारी से काम लेते। वो कहते देखिए भाई, लड़ने का कोई फायदा नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान हमारा होगा जरूर, मगर आखिर में आप तो हार ही जाओगे। अब देखिए, अगर आप हमसे लड़ते हैं और हम आपको हरा देते हैं, उस सिचुएशन में ये होगा कि आपकी पूरी आर्मी तो हम ले ही लेंगे, आपकी पूरी जमीनें ले लेंगे और आपकी फैमिली को पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप हमसे समझौता कर लेते हैं और फिर वो रिटायरमेंट फ्रॉम द लाइफ, वो जो चैम्बर बना है वहां जाते हैं और अपने आप को खत्म कर लेते, तो हम आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेंगे कि भाई हमारे नंबर 1 के कमांडर थे, बड़े देश को प्यार करने वाले वतन परस्त थे और इन्होंने बहुत कुछ अच्छे काम किए थे, तो आपका नाम खराब नहीं होगा। दूसरा साइड ये होगा कि आपका जो सक्सेसर रहेगा, जानशी, उत्तराधिकारी, उसके पास में ये जो आर्मी वगैरह रहेगी वैसी ही रहेगी, उसके राइट्स भी वैसे ही रहेंगे और आपकी फैमिली को भी हाथ नहीं लगाया जाएगा। अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जमींदार ने इसके खिलाफ बगावत की हो। दरअसल होता है था कि जमींदार को जब गलत सलाह दी जाती तो वो जोश में आके हमला तो कर देते, लेकिन बाद में उनके समझ में आता कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये होना नहीं चाहिए था। तो ये एक अच्छा समझौता करने का एक तरीका हुआ करता था। अब इसकी एक वजह भी थी। आमतौर पर जो राजा या गवर्नमेंट होती, उनके थिंक टैंक जो होते, जो सोचने वाले होते, उनका कहना ऐसे होता कि एक आदमी ने एक बार अगर बगावत की या बेईमानी की है तो आगे चलकर भी करेगा, तो उसका हट जाना ही जरूरी हो जाता है। लेकिन इससे उसके फैमिली को एक एग्जाम्पल मिलेगा, वो आगे चल के ऐसा नहीं करेंगे। तो खैर, ये इस तरह का कुछ वो मैटर हुआ करता था। ऐसे में वहां पर एक जमींदार हुआ करते थे। ये कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की ही बात है, जिनका नाम की कवस्की था।
कवस्की बड़े पावरफुल थे, बड़े ताकतवर थे और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसके बड़े वफादार भी थे। उनके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई थी। लेकिन अब जैसा कि था, रशिया के पास में जो बॉर्डर पे जो कबीले होते वो अटैक करते, कवस्की उनसे मुकाबला करके उनको हरा भी दिया करते। कवस्की के कमांडर हुआ करते थे पोलस्की। अब पहले आप पोलस्की के बारे में जान लीजिए। पोलस्की कवास्की के बेटे की तरह से थे, मगर कवास्की के वो अपने बेटे नहीं थे। दरअसल ऐसे हुआ था कि कवास्की की सिर्फ एक ही बेटी थी, मारिया। जब वो कुछ 2 साल की थी तब उनकी माँ की मौत हो गई। कवास्की ने दूसरी शादी नहीं की। रिलीजियस आदमी थे, प्रैक्टिसेस करते थे, ऐसा मान के चलते थे। हस्बैंड वाइफ का जो ताल्लुक होता है, जो एक रिश्ता होता है, वो कई बर्थ तक के, कई जिंदगियों तक के चलता है। तो भाई वो तो बेईमानी हो जाएगी, मरकर वो नर्क में जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन साथ साथ उनको ये भी सुझाया गया कि साहब ऐसे से कैसे काम चलेगा, आपको एक बेटा तो होना ही चाहिए, बेटी थोड़ी ना लड़ाई लड़ने जाएगी। तब उन्होंने ये किया कि उनके ही आदमी में एक साहब हुआ करते थे जिनकी ऐसी कोई लड़ाई में मौत वगैरह हो गई थी। उनका एक बेटा हुआ करता था पोलस्की। हालांकि पोलस्की और भी रिश्तेदार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इसको मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको इज्जत दिलवाई, उसको ट्रेनिंग दिलवाई। जब पोलस्की ने होश संभाला तो उसको समझ में आया कि कवास्की ने उनके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। साथ साथ उसको यह भी समझ में आया कि उनकी बेटी मारिया उनको अपने सगे भाई से भी कहीं ज्यादा चाहती है, उनकी बातों को मानती है, उनके सामने में रोती है, उनके सामने में हंसती है। जो बात अपने बाप को नहीं बता पाती वो इनको बता देती है, इन पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है। कभी कभी तो ऐसे भी होता कि गुस्से में आके कभी उन्होंने उसको डांट दिया, थप्पड़ जड़ दिया, फादर से शिकायत नहीं करती। उसका ये प्यार देखकर और फिर फादर का प्यार देखकर भी पोलस्की पिघल गए। उन्होंने उसी एक रिलीजियस फंक्शन में जाके एक कसम खाई कि वो जिंदगी भर मारिया की हिफाजत करेंगे, एक भाई की तरह से। और चूंकि उनके फर्ज के रास्ते में और कोई चीज न आए, इसके लिए वो कभी भी शादी करके अपनी फैमिली नहीं बनाएंगे और उनके जो बचे हुए रिश्तेदार है उनके साथ भी जाके वो कभी नहीं रहेंगे। वो हमेशा कवास्की के साथ ही रहेंगे। और वाकई कवास्की के बेटे की तरह से उन्होंने अपने फर्ज को निभाया था। बहरहाल, अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि कबीले वाले तो अटैक कर दिया करते थे, तो उन दिनों बातचीत चल रही थी रशिया पोलैंड की बॉर्डर के ऊपर में। दोनों गवर्नमेंट आपस में बातें कर रही थी। तो दोनों गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया था कि भाई एक दूसरे के लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आप पर अटैक करता है पकड़ लीजिए, हमारे पास ले आइए, हम ही उसको सजा देंगे। भाई आप लोग आपस में लड़ोगे तो फिर सरकारें आपस में कैसे बातें करेंगी, बॉर्डर का मामला कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ न किया जाए। लेकिन हुआ यूं कि जो रशिया की एक कबीला था, लियोन कोज़ैक, जो कि किनारे पे रहा करता था और बड़ा ही खतरनाक किस्म का हुआ करता था, उसने एक बार कवास्की के ऐसे ही कुछ फार्म हाउस पे वगैरह कुछ अटैक कर दिया। अब कवास्की के पास में तो अपनी खुद की आर्मी थी, ऊपर से पोलस्की भी थे। उन्होंने उनको न सिर्फ हरा दिया बल्कि उसके लीडर को पकड़ लिया। अब होना यह चाहिए था, जिस तरह से बातचीत चल रही थी, कि कवास्की उस लीडर को पोलैंड गवर्नमेंट के हवाले कर देते और पोलिश गवर्नमेंट उनको फिर दे देती रशियन गवर्नमेंट को कि भाई आप तो बातचीत कर रही है, हमला कर रहा है, ऐसे से कैसे काम चले। और फिर रशियन जो गवर्नमेंट होती है उसको सजा देती, पर ऐसे हुआ नहीं। दरअसल उस लीडर ने कई बार कवास्की के ऊपर अटैक किया था। उनके कुछ प्यारे जो सिपाही थे या जो काम करने वाले थे वो मारे गए थे। इसका उनको काफी गुस्सा आया। साथ साथ वो ये भी सोचने लगे कहीं इसके हाथ में गलती से उनकी बेटी मारिया लग जाती तो क्या होता। तो उन्होंने उसी गुस्से में आके उसको मार दिया। उस वक्त तो गुस्से में आके मार दिया, लेकिन अब ये बात तो फैल ही गई। रशियन गवर्नमेंट ने पोलिश गवर्नमेंट से कहा भाई आप ये क्या करते हो, हमने पहले समझौता किया है कि एक दूसरे को नहीं मारा जाएगा, हमला कर दिया, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन आपने पकड़ ही लिया था तो हमारे हवाले कर देते। भाई हम अपने लोगों को क्या जवाब देंगे। दूसरी बात है कि हमको आर्मी में लियोन कोज़ैक की जरूरत पड़ती है। अब उनका लीडर इस तरह से मारा गया और हम कुछ नहीं करते तो मुश्किल हो जाएगी। तो उस पर पोलिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, हम इस मामले को अपनी तरफ से हल करते हैं, आप एक्सप्लेनेशन ठीक से दे पाएंगे। अब उन्होंने कवास्की को बुलाया और वही पुरानी बातें दोहराई कि भाई आपने किया ये ठीक नहीं था, ये आपको करना ही नहीं चाहिए था, चलो आपने जोश में आके मार दिया, अब हमारे सामने कोई चारा नहीं है, या तो हम आपको अपना दोस्त बनाए रखें या हम रशियन गवर्नमेंट को अपना दुश्मनी बना ले, वो हम नहीं कर सकते। तो आप यूँ कीजिए कि वो रिटायरमेंट ऑफ द लाइफ वाला जो चैम्बर होता है वहां जाके जो भी किया जाता है वो आप कर लीजिए। आपके बाद में आपकी बेटी, आपका दामाद जो भी रहेगा वो पावर में रहेगा और हम इस मामले को यहीं खत्म कर देंगे, कह देंगे कि भाई ऐसे ये नहीं होना चाहिए था, हो गया, लेकिन उसको सजा मिल गई है और हम आपको एक अच्छा वतन परस्त, एक पैट्रियोट डिक्लेयर भी कर देंगे, आपकी काफी तारीफ भी हो जाएगी। अब कवास्की के चक्कर में पड़ गई, क्या करे, उनके पास में 1 हफ्ते का वक्त था। तो उन्होंने रोमानो से कांटेक्ट किया। रोमानो उन्हीं की तरह से जमींदार थे, यंग थे, उनके फादर के बेबी डेथ हुई थी, काफी पावरफुल थे। तो उन्होंने पहले उनको सारी बातें नहीं बताई। उन्होंने कहा कि भाई मारिया से शादी आनंद फानंद कर लो, मैं बीमार चल रहा हूँ, कभी मर सकता हूँ।
अब वैसे भी वो रोमानो मारिया को चाहते भी थे, पहले देख भी चुके थे, मिल भी चुके थे, सिर्फ डेट फिक्स होने वाली बात थी। तो पोलंस्की की मदद से, मतलब कि कोवास्की के जो कमांडर थे उनकी मदद से ये फटाफट शादी का इंतजाम कर दिया गया, शादी हो गई। अब उन्होंने पोलंस्की को ये बात नहीं बताई, रोमानो को बताई। रोमानो से कहा कि देखो रोमानो, इस तरह का मैटर है, मुझे रिटायरमेंट फ्रॉम द होम में जाना होगा, उसके बाद में मेरी जो आर्मी रहेगी तुमको मिल जाएगी। मारिया तुम्हारी चूंकि वाइफ है तो मेरा जो कमांडर पोलंस्की, जिसके हाथ में सारे पावर है, वो तुम्हारा भी वफादार रहेगा, तुम डबल पावरफुल बन जाओगे। तो रोमानो ने कहा ये आप क्यों करते हैं, हम दोनों मिलकर सरकार से लड़ लेंगे। उन्होंने कहा क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों मिलकर भी सरकार से लड़ते हैं, तब भी हम दोनों मारे जाएंगे, तुम भी दुश्मन बन जाओगे। अच्छी बात यह कि इसको मामले को सामने में, मतलब भाई वैसे भी मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, अब मैं कब तक ही जिंदा रहूंगा, मैं ऐसे मरूं चाहे वैसे मरूं, चलो भाई इस मामले को हल कर लेते हैं। उनके बनाते बनाते भी उन्होंने इस बात को नहीं माना, मारिया को विदा कर दिया रोमानो के घर में। पोलंस्की से कहा कि अब तक के जैसे तुमने मारिया की हिफाजत की है आगे भी करना, और फिर उन्होंने रिटायरमेंट फ्रॉम द लाइफ उस काम को पूरा कर लिया। अब ये बात आगे बढ़ने लगी क्योंकि रोमानो के हाथ में कोवास्की के सारे पावर्स आ गए, उनकी आर्मी भी आ गई, उनका अपना कमांडर पोलंस्की इनकी भी वफादार कमांडर बन गया। तो एक तरह से वो काफी पावरफुल बन गए। एक साइड में तो ये बात हुई, दूसरे साइड में ये हुई कि रोमानो के अपने भी एक कमांडर थे जिनका नाम की एनालो था, ये भी बड़े पावरफुल थे। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि उनके पावर को शेयर करने के लिए पोलंस्की आ गए, और ऊपर से पोलंस्की उनके मालिक के बीवी के भाई हैं, अब सगे भाई नहीं है लेकिन भाई तो मानती है, तो ज्यादा पावरफुल हो गए। तो एनालो को बड़ी परेशानी होने लगी कि भाई इतने दिन तक के मैंने इनके लिए काम किया, नतीजा अब ये निकल रहा है कि मैं सेकंड लेवल का कमांडर बन गया हूं। लेकिन इस प्रॉब्लम को रोमानो ने अच्छी तरह से सॉल्व किया। वो जानते थे कि अगर पोलंस्की और एनालो के बीच में, मतलब उनका अपना कमांडर और जो कोवास्की का कमांडर था जो कि मारिया का भाई की तरह से था, दोनों के बीच में अगर अदावत रहती है तो कमजोरी बनेंगे, मजबूत नहीं। तो उन्होंने कहा देखिए भाई, आपस में एक दूसरे के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि अंदर की जो भी कुछ हिफाजत होती है, देखभाल होती है, उसका काम पोलंस्की करेगा और मारिया की हिफाजत का पूरा जिम्मेदारी भी उसी पे रहेगी। तो ये सारे काम तो वही करेगा, लेकिन एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी होगी वो एनालो संभालेगा। जो बाहर से अटैक वगैरह होंगे उनको एनालो करेगा, और जब भी जरूरत पड़ेगी पोलंस्की की मदद ली जाएगी। जाहिर सी बात है कि ज्यादा आर्मी एनालो के पास रहेगी, लेकिन पोलंस्की का दर्जा भी वैसा ही रहेगा। पोलंस्की को इसमें कोई एतराज भी नहीं था, क्योंकि पोलंस्की के पास अपनी जो आर्मी उसको मिली थी कोवास्की से, वही काफी पावरफुल और स्ट्रांग थी। दूसरा ये कि एनालो से रोज रोज की झिकझिक चिकचिक नहीं रहेगी, तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो पोलंस्की ने खुशी खुशी इस बात को मान लिया, सारा सिस्टम ठीक हो गया, ठीक ठाक चलता रहा। ऐसे में एक दिन उसी लियोन कोज़ैक कबीले ने इन पर अटैक कर दिया। वजह यह थी कि लियोन कोज़ैक के जो पिछले अटैक में लोग मारे गए थे, उनका एक तो लीडर मारा गया था, उसके अलावा कई और लोग भी मारे गए थे। अब जब इस तरह का डिस्कशन चलता है तो वो तो कहते हैं कि भाई ठीक है, कोवास्की की जान चली गई, लेकिन इससे हमारे लोग तो वापस नहीं आ गए। जिनके सिपाही ने जो हमारे सिपाहियों को मारा था वो तो अब भी जिंदा है, अटैक किया जाए। पर अटैक करने की ये वजह नहीं थी, असली बात ये थी कि लूट की आदत पड़ गई थी, फ्री का सामान मिलता था। अब ये लियोन कोज़ैक शिकार विकार करने के आदी थे, तो ये ऐसे खेती बाड़ी कहाँ से करे, मुफ्त में माल मिल रहा है तो अटैक ही कर दो। अब उन्होंने अटैक कर दिया। तो ऐसे में रोमानो ने मारिया से कहा कि भाई तुम्हारा सेफ रहना जरूरी है। तब तो उनकी एक बेटी भी हो गई थी जिसका नाम की नैली था, जो तकरीबन कुछ 2 साल के आसपास थी। तो उन्होंने कहा कि तुम नैली के साथ यहीं रहो, पोलंस्की तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैं रोमानो को लेकर सरहद पे जाता हूँ, मुकाबला करता हूँ। हालांकि पोलंस्की ने कहा भी कि वो खुद भी आएंगे, लेकिन उसको उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तुम्हारा यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी को देखना जरूरी है, मैं चला जाता हूँ। वो एनालो को लेकर चले गए। कुछ 1 हफ्ते का वक्त निकला। पहले तो कुछ मैसेजेस आते भी रहे, बाद में मैसेज आने भी बंद हो गए। अब मारिया को परेशानी हुई कि भाई उसके हस्बैंड का क्या हुआ, रोमानो का। तो उसने पोलंस्की से कहा कि भाई यहाँ की हिफाजत की फिक्र छोड़ो, यहाँ पर तो आर्मी के कुछ लोग तुम रख कर जाओ, दुश्मन तो यहाँ तब आएगा ना जब वहां से यहाँ निकल कर आएगा, दुश्मन तो यहाँ तक अब तक पहुंचा ही नहीं है। वहां जाओ, देखो क्या हो रहा है और रोमानो की मदद करो। पोलंस्की वैसे तो जाना न चाहे क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी मारिया की, लेकिन फिर भी जब मारिया ने भाई से जिद की तो उन्होंने इस बात को मान लिया। वो रोमानो की जांच पड़ताल करने के लिए गए, करीब 3 दिन लगाए। 3 दिन के बाद वो लौट कर आए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, रोमानो और एनालो दोनों ने वहां पे बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उनको मार भगाया, लेकिन अब वो यहां से चले गए हैं। तो जो उनकी आर्मी थी लियोन कोज़ैक की, वो तो चली गई, लेकिन रोमानो और एनालो दोनों को काफी चोटें लगी थी, उनकी मौत हो गई। तो अब हमको इसके बाद का जो डिसीजन है वो यहाँ पर लेना है। वजह यह है कि मारिया तो है फीमेल, उसकी बेटी है नैली, इनमें से कोई भी इस वक्त में लैंडलॉर्ड नहीं बन सकता है। तो हम लोग एक
स्टॉप गैप के लिए, कुछ पीरियड के लिए मारिया को यहाँ पर बना देते हैं इसका कमांडर, और बहुत जल्दी इस बात का डिसीजन लेंगे। अब उन्होंने मारिया को, जब सारा मामला सेटल हो गया, तो अकेले में बुलाया, वहाँ एक चैम्बर में जाके साथ में बैठे। उन्होंने कहा कि देखो मारिया, सिचुएशन कुछ अलग थी। रोमैनो और एनालो दोनों ही दुश्मन से घिर गए थे, वहाँ मारे गए होते। जब मैं वहाँ गया तो लियोन कोज़ैक ने कहा कि भाई देखिए, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन झगड़ा यहाँ पर हुआ है, तो रोमैनो और एनालो दोनों को ही रिटायरमेंट फ्रॉम लाइफ लेना होगा। अगर ये दोनों ऐसा कर लेते हैं हमारे लोगों के सामने, तो हमारा बदला पूरा हो गया। तो उसके बाद में आप यहाँ से वापस जा सकते हैं अपनी आर्मी को लेकर, आपको लड़ाई भिड़ाई करने की जरूरत नहीं। हम भी आपको प्रॉमिस करते कि आप पर भी हम कभी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ये रिटायरमेंट फ्रॉम द लाइफ ये दोनों को लेना होगा। खैर वो थोड़ी सी बातचीत हुई, पोलस की तो वैसे इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम लड़ी लेते हैं, लेकिन रोमैनो ने समझाया कि ऐसे नहीं किया जा सकता। मेरे ससुर जी यानी कि फादर इन लॉ कवास्की ने भी यही फैसला किया था कि जब कम्युनिटी की हिफाजत की बात आती है तो इस तरह से लड़ाई नहीं की जाती, समझौता कर लिया जाता है। तो समझौता करने की बात है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, तुम इस दिन में दखल मत दो, मैं रिटायरमेंट फ्रॉम लाइफ ले लेता हूं। और उन्होंने, और फिर उसके साथ साथ एनालो ने भी रिटायरमेंट फ्रॉम द लाइफ ले लिया। तो मैं बची हुई सेना आर्मी को लेकर आ गया। उन्होंने कहा यहां तक के तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुमको आगे की बात बताता हूं कि इस तरह के अटैक चलते रहेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी खत्म हुआ, ऊपर से ये अटैक करने को आ गए। लियो जर्मन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लियोन कोज़ैक को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये एक ऐसा कबीला है कि जो अपने किसी भी एक शख्स की मौत का बदला बार बार लेता है, आता है, अटैक करता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है, लौट के जाता है, फिर बाकी लोगों को लेकर आता है। अब भले वो अटैक का रीजन बताए, चाहे वो किसी की कसम खाई हुई तो बदला लेने का रीजन बताए, असली बात ये होती है लूटपाट करना। ये ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि जो सिचुएशन बन रही है उसमें मुझे लगता है कि अटैक आगे चल के भी होंगे, जो कि उनका कहना सही साबित हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हुआ ही, और उसके बाद में जर्मनी ने उन पे, पोलैंड पे अटैक भी कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि अटैक आगे भी होंगे। हम इस तरह से खेती बाड़ी करते हैं, बहुत सारा अनाज जमा करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं, उसके बाद फिर ये लड़ाई भिड़ाई भी करते हैं। अब तक सब ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई दिन कोई मर भी सकता है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे जान पहचान के कुछ लोग हैं जो पहले यहाँ पोलैंड में थे, लेकिन अब वो यहाँ से कनाडा चले गए हैं। कनाडा के मैनिटोबा प्रोविंस में उन्होंने काफी बड़ी फार्मिंग वगैरह बनाई है, बड़े सेफ तरह से रहते हैं। कनाडा एक सेफ कंट्री है, यहाँ से कई दूरी पर है, वहां तक आके अटैक करना लियोन कोज़ैक के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। भाई तुम अकेली होती तो बात अलग थी, तुम्हारी बेटी नैली भी है जो अभी 2 साल की ही है, आगे चल के ये बड़ी होगी, लड़ाई भिड़ाई देखेगी, क्या जिंदगी जिएगी। हमने अपनी जिंदगी इस तरह से जी है, ये तो कम से कम चैन से जिए, तो इतना तो किया जा सकता है। तो अब वैसे तो मारिया उनकी बात पे हमेशा भरोसा करती थी पोलस्की की, और वो समझा के बता रहे थे, तो उन्होंने उनकी बात को मान लिया। तो उन्होंने ये किया कि अपनी जो आर्मी थी उसको डिसबैंड कर दिया, उनको फिर गवर्नमेंट के हवाले कर दिया, कुछ बाकी जमींदार को दे दिया, गिने चुने अपने कुछ 25-26 लोगों को लेकर और मारिया और नैली को लेकर वहां से वो कनाडा के लिए रवाना हो गए। और जैसा कि था बताया गया, उनका डर एकदम सही साबित हुआ था कि बाद में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड पे अटैक तो हुआ ही था। तो खैर वहां से वो निकल चले आए। आने के बाद में उन्होंने वहां पर गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह ली, और फिर मैनिटोबा प्रोविंस में एक अपने बड़ी सी फार्म लैंड ली, बड़ा सा एक रियासत जैसी बनाई, उसके हिफाजत के लिए लोगों को रखा। अब देखिए वहां पर फर्स्ट नेशंस के लोग रहा करते थे। फर्स्ट नेशंस के वो हैं जो कि कनाडा के पहले के आदिवासी, जिसको आप कम्युनिटी कह सकते हैं, जो सबसे पहले वहां आए थे। अब इनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था कि ऐसे मौकों पर क्या होता है, तो इन्होंने आके सबसे पहले उनके लीडर से दोस्ती कर ली। तो उस लीडर ने समझाया कि देखो भाई, तुम आए हो पोलैंड से, यहाँ पर कनाडा जो है वो है एक बड़ा ही पीसफुल कंट्री। यहाँ की गवर्नमेंट अगर कोई जिसको जान से मार भी दे तो उसको फांसी वांसी नहीं देती है, उसको छोटी मोटी सजा दे के अंदर छोड़ दिया जाता है, और इसी वजह से लोगों की हिम्मत भी बढ़ती है। खैर वो अपनी तरह से इस बात को कह रहे थे, जरूरी नहीं कि ऐसे ही होता होगा। तो उसने कहा कि इसमें गवर्नमेंट के भरोसे रहने से नहीं चलेगा, तुम्हारी इतनी फैली हुई प्रॉपर्टी है, दूसरा घर में कोई मर्द नहीं है, भाई तुम अकेले हो, इसका हस्बैंड मारिया का तो मर ही चुका है, और बेटी छोटी है, ऐसे में तुमको हिफाजत करने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे यहाँ कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस है, हम लोग मैनिटोबा की गवर्नमेंट से इस बात को राजी कर लेते कि तो अपनी खुद की एक आर्मी रख सको। 25-26 लोग तो तुम लाए हो, कुछ लोग तुम मेरे भी रख लो वहां पर, एक परफेक्ट ये तुम्हारा बन जाएगा। इसमें फायदा ये होगा कि तुमको नो ट्रेसपासिंग का एक लाइसेंस मिल जाएगा जो तुम अपने प्रॉपर्टी पर लगा दोगे। अगर कभी कोई तुम्हारे रेसिडेंशियल एरिया में, यानी जहां तुम रहते हो, वहां घुसपैठ करने की कोशिश करता है, और अगर उसको बचाने के चक्कर में तुम्हारी हाथों से उसकी जान चली भी जाती है, तो वो
गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि उसमें यह हो जाएगा कि जैसे नॉर्मली आपके यहाँ कोई आया, ट्रेसपासर आया, पकड़िए उसको, गवर्नमेंट के हवाले कर दीजिए, आपके हाथ से उसकी जान चली जाए तो आपको इसके लिए मुजरिम माना जाता है, आप पे केस चलता है, इंक्वायरी होती है, वो सारा कुछ नहीं होगा। अब खैर ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की बात चल रही थी, तो वो कॉन्सेप्ट कुछ अलग थे। तो उन्होंने कहा कि ये परमिशन मैं तुमको दिलवा दूंगा। थोड़ा सा बातचीत हुई और आखिर में फिर पोलस्की इस बात पे एग्री कर गए कि भाई वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन ली, उस तरह से सारा कुछ अरेंज किया, सारा कुछ सिस्टम ठीक ठाक कर लिया, हिफाजत का इंतजाम कर दिया। और जो उस फर्स्ट नेशन के लीडर ने कहा था वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। 4 साल ही बीते थे, नैली की उम्र कुछ 6 साल के आसपास थी, और ये प्लान कर रहे थे कि भाई अब तक तो इसको घर में रह के पढ़ाया लिखाया है, बच्ची बड़ी हो गई है, इसको बाहर के स्कूल्स वगैरह में भेजेंगे, 6 साल तो निकल ही गए, अब क्या अटैक होगा। लेकिन वैसे हुआ नहीं। एक दिन रात के वक्त उनके रेसिडेंशियल एरिया में किसी ने चोरी छिपे घुसने की कोशिश की, उसको पोलस्की ने पकड़ लिया और बाद में मार भी दिया। और फिर उसी फर्स्ट नेशन की मदद से, उसने लीडर की मदद से गवर्नमेंट के सामने एक केस रखा कि भाई ये घुसाया था, इसके पास में बहुत सारे हथियार थे, हमको लगा शायद बम बम भी हो सकता है, फेंक देता तो मुश्किल हो जाती, तो हमने गोली चलाई, ये मारा गया। अब वो परमिशन उनको एक तो पहले से मिली, छोटी मोटी इंक्वायरी हुई, लेकिन मारिया जो डर रही थी कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, ऐसे से क्या होगा, लेकिन पुलिस ने भरोसा दिलाया कि सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, और ठीक ठाक हो भी गया। इंक्वायरी के आखिर में लिख दिया गया कि भाई इनकी गलती नहीं है, पहले लिखा था कि इनके रेसिडेंशियल एरिया में ट्रेसपासिंग न करे, परमिशन लेकर आए, मान लीजिए वो बम भी फेंक देता तो कितने लोग मारे जाते, ये तो ठीक नहीं होता। तो इसने जो भी किया ठीक किया, मामला सेटल हो गया। उन्होंने फर्स्ट नेशन के लीडर को थैंक्स कहा, उसने, अब खैर ये भी उसकी मदद किया करते थे, जो अनाज वनाज निकलता उसको सस्ते वगैरह में देते, तो खैर गिव एंड टेक रिलेशनशिप था। लेकिन अब भाई बहन में बातचीत होने लगी, मारिया और पोलस्की में। तो मारिया ने कहा कि ऐसी जिंदगी नैली कब तक जीती रहेगी, भाई आज एक अटैक हुआ, कल दूसरा, फिर परसों तीसरा। तो उसने कहा कि ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं इसकी हिफाजत का इंतजाम कर दूंगा, बच्ची को घर में नहीं रखा जा सकता है। होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट कोई बहुत अच्छा नहीं, भाई एक बच्ची है, 4 लोगों में मिले जाए, खेले कूदे, पढ़ लिख के बड़ी हो जाए, वो ज्यादा अच्छी बात है, तो ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इसको कुछ नहीं होगा। खैर अब वो अपने भाई पे बड़ा भरोसा करे मारिया, तो उसने इस बात को मान लिया। नैली को स्कूल भेजा गया, नैली ने स्कूल में अच्छी पढ़ाई लिखाई की, स्कूल पूरा हो गया। उसके बाद में वो यूनिवर्सिटी गई, वहां भी पढ़ने लिखने लगी, स्टूडेंट अच्छी थी, फूड प्रोसेसिंग के कोर्स में उसके काफी अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे। गड़बड़ी बस एक थी, आमतौर पे कैनेडियन सोसाइटी में यह होता है कि लड़कियां या लड़के भी जब तक ग्रेड 12 तक आते हैं, उनका कोई ना कोई एक पार्टनर बन जाता है, एक कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो शायद आगे चल के फिर उनसे शादी भी कर लेता है, या अगर न भी हो तो फिर किसी और को चुन लेते हैं, लेकिन एक लाइफ पार्टनर को चुनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। नैली ने ग्रेड 12 तक आते आते, हालांकि खूबसूरत थी, अच्छे नेचर की थी, उसको अपने अमीर का घमंड नहीं था, लेकिन कभी भी किसी फ्रेंड को नहीं बनाया। खैर इन्होंने उस बात को उस वक्त टाल दिया कि भाई लड़की 12th में ही है, आगे चल के कर लेगी। यूनिवर्सिटी में गई, कोर्स पूरा होने की पारी आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हमेशा इनकी फैमिली के बारे में सोचती, प्रॉपर्टी, माँ और अपने मामा यानी कि पोलस्की के बारे में बातें करती, तो इनको थोड़ा शक हुआ कुछ गड़बड़ है। तो एक दिन पोलस्की और मारिया ने मिलकर उसके काउंसलर से कांटेक्ट किया। अब ये काउंसलर की वाइफ उन नैली की काउंसलर स्कूल में भी हुआ करती थी, तो वो हस्बैंड वाइफ नैली के केस को जानते थे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने बैठकर इनको समझाया। उन्होंने कहा कि देखिए, नैली पर जो इफेक्ट हुआ है वो 2 तरह से हुआ है। पहली बात तो ये कि इसकी पोलस्की ने हिफाजत बहुत अच्छी तरह से की है, हमेशा एक कवर इसके ऊपर रखा है, जिससे कि इसने बाहर के दुनिया से अपने आप को कनेक्ट नहीं किया। इसमें पोलस्की की गलती नहीं, कवर देना जरूरी था जो उसने दिया भी। लेकिन दूसरी बात ज्यादा इफेक्टिव हुई, इसने पहले अपने नाना कोवास्की के बारे में सुन रखा है कि उन्होंने फैमिली के लिए अपनी जान दी थी। फिर उसने अपने फादर को भी देखा कि जिन्होंने रिटायरमेंट फ्रॉम लाइफ ले लिया और अपनी जिंदगी जो ही जाने दी, लेकिन अपने कबीले की, अपने कम्युनिटी की हिफाजत की। तो इसके दिमाग में ये बात है कि थिंक फॉर द अदर फर्स्ट, आप दूसरों के लिए सबसे पहले सोचिए, बाद में अपने बारे में। जब आपके दिमाग में इस तरह की बातें आ जाती हैं तो आप सोशल कॉन्टैक्ट चाह कर भी नहीं बना पाते हो, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और वही इसके सामने स्टम्बलिंग ब्लॉक है। इसको निकालने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर कुछ पोलिश स्टूडेंट्स है, इनके साथ मैं इसको 1 साल के लिए पेयर अप कर रहा हूँ, उनके साथ बैठ के काम करेगी और उसके बाद में जिसको पसंद कर लेगी, बात बन जाएगी। क्योंकि जिस तरह के ये नौजवान चाहती हैं, जो कि पोलिश बिहेवियर को रखे, शिवैलरी जिसको हम कहते हैं, फीमेल की इज्जत करे, दूसरों के बारे में पहले सोचे, ये यहाँ मिलना मुश्किल है कैनेडियन सोसाइटी में। पोलिश सोसाइटी में शायद मिल सकते हैं।
तो खैर वो काउंसलर की बात मान ली गई, उसको उस कैंप में जाने दिया गया, उसने 1 साल तक के काम किया। और फिर जब वो घर आई, उससे पूछा गया तो उसने अपने मामा से, क्योंकि माँ से ज़्यादा मामा से क्लोज थी पोलस की, तो उनको बताया एंटोनी के बारे में। तो ये साहब बड़े खुश हो गए। उन्होंने फिर काउंसलर से बात की, तो काउंसलर ने कहा कि भाई यहाँ पर अब बहुत जल्दी एक पोलिश फेस्टिवल होने वाला है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसकी फैमिली भी आएगी, आप भी जाइए, बातचीत कर लीजिए, जहाँ तक बात बन जाए उतना अच्छा, तो आप फैमिली एक दूसरे को जान लेगी। बाकी उस लड़के के बारे में जो डिटेलिंग्स थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी से आया था, तो उन्होंने दूसरे काउंसलर से बोलकर मंगा कर दी। लड़का 100% ठीक था। अच्छी बात यह थी कि वो भी उसी फूड प्रोसेसिंग के कोर्स में था जिस कोर्स को कि नैली कर रही थी। खैर अब ये उस फेस्टिवल में गए, वहाँ गैलिना नाम की एक लेडी आई हुई थी जो कि एंटोनी की माँ थी। अब खैर यहाँ तो मारिया, नैली, पोलस्की सारे के सारे गए हुए थे। कुछ उनकी आपस में बातचीत हुई। मारिया को गैलिना बड़ी पसंद आई। बातों बातों में उसने एंटोनी और नैली के रिलेशंस के बारे में बताया। गैलिना इसके लिए तैयार हो गई। अब वो एक जगह बैठकर डिस्कशन करने लगे कि इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कि सॉर्ट आउट तो नहीं, इसको कैसे एडजस्ट किया जाए। लेकिन तब बातों ही बातों में कुछ बातों का पता चला। पहली बात तो ये पता चली कि मारिया का बैकग्राउंड कौन है, उसके हस्बैंड कौन हुआ करते थे, और गैलिना का बैकग्राउंड क्या था। अब पता चला कि गैलिना तो एनालो की विडो थी। एनालो वो जो कि रोमानो के कभी कमांडर हुआ करते थे और जिन्होंने कि रोमानो के साथ में लियोन कोजैक कम्युनिटी के सामने जाकर रिटायरमेंट फ्रॉम द लाइफ को एक्सेप्ट किया था। गैलिना का कि यह कहा गया था कि मेरे हस्बैंड ने आपके कम्युनिटी की हिफाजत के लिए जान दी, पर उसको जान देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, वो तो आपके हस्बैंड का काम था। ये तो बेचारा बेकार ही मारा गया, उसकी मदद कर रहा था, ये मारा गया। आपके हस्बैंड ने डायरेक्ट मेरे हस्बैंड को नहीं मारा है, लेकिन उसके वजह से उसकी जान गई है। ये बोझ मेरे दिमाग पर है और अपने रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूं कि मेरे हस्बैंड की जान जिसके हस्बैंड की वजह से गई है, उसी के साथ में मेरी अपने बेटे के कनेक्शंस बने। और ये कहकर उसने इस बात को बहुत ही रिस्पेक्टफुली मना कर दिया और वहां से वो अपने सारे जमावड़े को लेकर चली गई। अब ये बड़ी मुश्किल आ गई। नैली डिप्रेशन में चली गई। उसे काउंसलर से कांटेक्ट किया गया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, लड़की ने अब तक के किसी से कनेक्शन नहीं बनाए थे, अब जाके कनेक्शन बनाए और ये कनेक्शन एकाएक टूट गए। उस लड़की की जिंदगी खत्म हो गई। जरूरी नहीं कोई गड़बड़ हो जाएगी, जिंदगी का काफी लंबी है, लेकिन इस झटके से इसका उबरना जरूरी है। दो ही चॉइसेस हैं, या तो आप इसको लेकर यहाँ से यूएस या किसी और जगह जाइए, यहाँ के माहौल से पूरी तरह से अलग हो जाए। दूसरा तरीका यह कि किसी तरह से एंटोनी की माँ को मनाकर इस शादी को करवा लीजिए, क्योंकि एंटोनी की तरफ से कोई अपोज नहीं है, पर चूंकि वो पॉलिश है, माँ की मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा। तो उस पर उन्होंने पूछा पोलस्की ने उस काउंसलर से कि खतरा कितना है। तो उसने कहा कि इसको आंकना बड़ा मुश्किल है भाई, आपके फैमिली में रिटायरमेंट फ्रॉम द लाइफ का एक ट्रेडिशन है और ये लड़की इस तरह से बातों को मानती है, ये भी इस काम को कर सकती है। अब इस सुन के मारिया रोने लगी। तो पोलस्की ने मारिया को समझाया, देखो मारिया, रोने की बात नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद की है, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा है, मैं इस काम को कर लूंगा। उन्होंने फिर जाके उससे बात की, नैली से। उससे कहा, देखो नैली, मैं गैलिना से बात करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि कैसे ना कैसे इस मैटर को निपट लूंगा, लेकिन देखो भी मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये कि एक बार ये हो जाए, यहां नहीं रहना है। देखो मेरी उम्र बढ़ रही है, लियोन कोजैक अटैक करते रहते हैं, इसके पहले भी उनके साथ हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुआ कि उन्होंने रशिया के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया, उसके बाद में फिर जब वो जर्मनी हारने लग गया तो उन्होंने इंग्लैंड के सामने सरेंडर किया, बाद में उनको वापस बुलाया गया, वहां उनको रशिया ने फांसी दी। ये सारा धोखा उनके साथ हो चुका है। धोखा खाना और धोखा देना उनकी फितरत में है, बार बार अटैक कर सकते हैं। मैं बूढ़ा आदमी कब तक इसका मुकाबला करूंगा, तुम दोनों फीमेल हो। तो एंटोनी से अगर तुम्हारी शादी हो जाती, जो कि हो जाएगी, तो फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत अच्छा सा मैंने प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है यूएस में। तुम वहां जाना, उस पर काम करना, अपने हस्बैंड के साथ वहीं रहना, यहां लौटकर नहीं आना है। माँ को भी साथ में ले जाना, तुम्हारे साथ चली जाएगी, उसको मैं मना लूंगा। दूसरी बात है कि हमारा जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है इसको हम डिसबैंड कर देंगे, सब लोग यहां वहां से चले जाएंगे, ये झंझट खत्म हो जाएगी। तीसरी बात ये कि देखो भाई, तुम्हारी फैमिली की वफादारी करते करते अब मैं ये उम्र में आ गया हूं, मेरे अपने भी रिलेटिव्स हैं, उनसे मैं हमेशा अलग रहा, मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में उनके साथ बिताऊं, तो मैं वहां जाना चाहूंगा। तो हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक था, यहां से तुम्हारे हमारे रास्ते अलग होते हैं। वैसे भी यूएस का वो जो माहौल है, वो जो जिंदगी है, मुझे सूट नहीं करोगी, मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा। अब तक कि तुमने मुझे अपने मामा की तरह से प्यार करते हुए देखा है, मैं वहां गुस्सा खाता रहूंगा, फायदा क्या होगा। और सबसे बढ़कर बात यह है, जब मैं मरूंगा तो मैं जाके रोमानो तुम्हारे फादर को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पाया। तो खैर वो पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन मारिया से उन्होंने कहा कि देखो मैं तुमसे मिलता आता रहूंगा, पर अब तो मुझे जाने ही दो। मारिया उस बात को मान गई, ये चले गए, गैलिना से बात की, 2 दिन में लौट आए। मारिया ने फिर वो नैली की शादी
एंटोनी से करवा दो, जैसे तय हुआ था उस तरह से वहां से वो सारे के सारे निकलकर यूएस चले गए और फिर यहां से पोलस्की निकलकर पोलैंड गए। कुछ एक हफ्ता बीता होगा कि मारिया को फोन आया। दूसरी तरफ बोलने वाले पोलस्की थे। पोलस्की ने कहा, देखो मारिया, कुछ बातों को मैं यहां एक्सेप्ट करता हूं। पहली बात ये, एनालो जो कि एंटोनी के फादर थे और रोमानो के कमांडर, जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने रोमानो के साथ में रिटायरमेंट फ्रॉम द लाइफ ले लिया था, ऐसा नहीं था। वो अपनी जान देने तैयार नहीं थे। लियोन कोज़ाक को सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे उन्हें अपने हाथों से मारना पड़ा था। दूसरी बात यह कि जो कहा गया कि लियोन कोज़ाक ने हम पर अटैक किया, जो उनका आदमी यहां मारा गया था हमारे फार्म हाउस में, वो उनका आदमी नहीं था। वो एनालो का कोई दूर के रिश्ते का भाई था। शायद उसका बदला लेने ही आया था। तब मैंने उसको पकड़ लिया, छोड़ देता, वो दोबारा वापस आता और आपके बारे में फौज लेकर आता। मुझे उसको मारना पड़ा। मैंने ये दोनों ही अपनी बातों को गेलेना के सामने मान लिया और गेलेना को ये भरोसा दिलाया कि इसका तुम लोगों से कोई लेन देन नहीं, ये मैंने किया है। तो मैं रिटायरमेंट फ्रॉम द लाइफ ले रहा हूं, बदले में एंटोनी की शादी आप नेली से हो जाने दीजिए। ये हो गई है। अब इसके बाद बस मेरे पास में 10 मिनट का वक्त बचा है। मैं उस हाउस में जा रहा हूं, इसके बाद तुम मेरे बारे में कभी नहीं सुनोगी। तो पोलैंड आने की कभी कोशिश मत करना, न कभी नेली को इस बात को बताना कि क्या हुआ था। कह देना कि तुम्हारा मामा धोखेबाज निकला, वहां गया, हमको भूल गया रिश्तेदारों के बीच में, या ये कह देना कि बीमारी से मेरी मौत हो गई है। तो मुझसे बात करने की जिद भी नहीं कर पाएगी। बाकी अपनी जिंदगी को तुम अच्छी तरह से जीना। अब वो मारिया चीखती रह गई क्योंकि उसकी जिंदगी में उसके फादर तो काफी जल्दी चले गए थे, हस्बैंड की मौत जल्दी हो गई थी, एक भाई का उसको सहारा था, लेकिन अब वो भी जा रहा था। लेकिन उसकी चीखें वहीं दब के रह गई। उन्होंने फोन को काट दिया पोलस्की ने, और उसके बाद फिर उन्होंने जिंदगी से रिटायरमेंट को ले लिया। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो यहाँ रखे, उनके जवाब मैं आपको देता हूं।